उल्टा लटकोगे तो सीधा नज़र आएगा, ऐसे कहते हैं जनाब। स्टॉक मार्केट भी हमारी जो है वो लोगों के अक्लो फहम से कुछ बालातर ही दिखाई दे रही है। कुछ पता नहीं लग रहा कि ये किस समझ जाएगी। लेकिन अगर मजमूई कारकर्दगी देखी जाए हमारी स्टॉक एक्सचेंज की, आज तो 900 पॉइंट मुझे बताया जा रहा, प्रोग्राम से पहले शायद बढ़ गई थी, फिर शायद 860 पॉइंट बढ़ गई थी, कुछ इस तरह का सिलसिला था। अभी के ताज़ा तरीन जो पता लगती रहेगी आपको बताऊंगा। लेकिन व्हाट हैज़ हैपेंड इज के इट हैज़ कम एज ए शॉक टू मैनी हाउ द मार्केट हैज़ रिएक्टेड। इनफैक्ट मार्केट में जिस तरह चीज़ें तब्दील हुई हैं, ये तो एक शॉकर रहा है। आज और कल की कारकर्दगी तो मैं एट्रीब्यूट करूंगा, आप समझ गए होंगे, फौज के अंदर क़यादत के तसलसल। क्योंकि जब फौज के अंदर क़यादत का तसलसल है तो पॉलिसियों का तसलसल रहेगा। अवाम में कॉन्फिडेंस की लेवल रिलेटिवली बेहतर हुई है इन्वेस्टर्स के रेफरेंस से, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के रेफरेंस से, और बिलखुसूस आजकल जो हालात इस वक्त हैं, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सबसे पहले जनरल कमर बाजवा साहब को ऑन हिज एक्सटेंशन। ही इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन दिस रीजन। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कौमी इदारों के मुतल्लिक ज़्यादा गुफ्तगू हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं किसी का मुँह बंद नहीं कर सकता, लोग बात करने वाले करेंगे। मेरे ख्याल अगर कोई भी आपने बात करनी तो सियासी क़यादत के मुतल्लिक करें, आप पाक अफवाज के बारे में कोई बात ना करें, क्योंकि दैट इज़ नॉट योर डोमेन एंड यू डोंट नो। So many of our people are unnecessarily trying to indulge in too many conversations about this. So I congratulate him. I feel that he will bring a new fervor, new energy into his own leadership as well, and especially in the changing paradigm of the security situation in our region. So congrats once again. इसके साथ हम आगे चलते हैं जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर। आज की कारकर्दगी मेरे ख्याल से ये एट्रीब्यूट करते हैं हम जनरल साहब की एक्सटेंशन पे। फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे किस तरह से कारकर्दगी रहती है। हुकूमत की कारकर्दगी, हमारी सिविलियन हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा नाकिस रही है। लेकिन अपनी इस्लाह किसी वक्त पे कह लें, जब भी इस्लाह कर लेंगे ठीक हो जाएंगे। और अगर शाम को भूला अपना रास्ता ढूंढ कर वापस घर आ जाए तो चलो कोई माफ़ कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये भूला अपने रास्ते पर वापस आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि भूला किसी और ही रास्ते पर चल पड़ा है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब अहमद चिनाय साहब भी हैं PSX के, वेलकम करता हूं सर आपको। भाई वो कनाडा वाला बाबू तो बदल गया, तो वो एक मुख्तलिफ एरा था, अब ये एक मुख्तलिफ एरा है। डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन द स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन फॉर द बेटर। 2 दिन में तो हमने रिकवरी देखी है। मेरे ख्याल, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि आज का इंक्रीज़ बेसिकली मिलिट्री लीडरशिप की कंटिन्यूटी की वजह से है, लेकिन आप अपनी राय देने के लिए आज़ाद हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस वजह से है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर जो मंदी आई, तो आप तो मान नहीं रहे थे 28,000 पॉइंट पे आएगी, तो आ तो गई ना, तो कुछ तो हमें भी मान जाओ। आप अहमद चिनाय साहब, आप तो नहीं मान रहे थे कि आएगी, लेकिन मैंने आपको कहा था आएगी, तो 28,000 पॉइंट तक आ तो गई थी ना, ये तो मान लें आप, नंबर्स को तो मानना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रही भाई, आपने बिल्कुल सही कहा था, उसमें कोई इशू नहीं है। और आपको अगर याद हो तो मैंने आखिरी प्रोग्राम आपके पास किया था, उस वक्त 32-33 हज़ार के फेरे में मार्केट थी, और मैंने ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% प्लस माइनस गुंजाइश हो सकती है। हाँ। मार्केट में ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत बड़ी है। देखें, बहुत सारे लोग कल और आज की रैली को जो है वो शायद मिलिट्री लीडरशिप की कॉन्स्टेंसी पर भी वो देते हैं कि एट्रीब्यूट करते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे चल पड़ा है। मैं उस पे बाद में आऊँगा, मैं स्टॉक मार्केट के इंडेक्स पे पहले आता हूँ। देखिए, 2 बातें नहायत अहम है जो हमें देख लेनी चाहिए कि हम अपना इस वक्त PE रेशो देख लें कि हमारा PE रेशो क्या चल रहा है, और उसके बाद हम ये देख लें कि जो कंपनी की वर्थ है आज की शेयर प्राइसेस पर, उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की वर्थ है। ये तो हालात की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, और लोगों का इंटरेस्ट यहाँ ना होने की वजह से। लोगों का इंटरेस्ट यहाँ क्यों नहीं है, इसकी ज़रा हम थोड़ी सी इस्तेलाह कर लें।
देखिए, जहाँ जिस मुल्क में 14-15% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, कि आज 13.25% स्टेट बैंक का बेसिक रेट है, और आप लॉन्ग टर्म में चले जाएं तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो 15+ भी देने को आपको तैयार बैठे हुए हैं। तो उसके बाद मैं क्या पागल हो गया हूँ कि मैं 7-8% की डिविडेंड यील्ड पर यहाँ आऊँगा? मैं ये नहीं देख रहा कि मुझे ओवरऑल शेयर यील्ड कितनी। अहम बात आपने की है, बिल्कुल सरमायाकार पागल नहीं है, अपने होशो हवास के अंदर है, रेश है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अहमद चिनाई साहब के साथ बात कर रहे हैं। अहमद चिनाई साहब ने कहा कि जो कीपिंग इन व्यू द फैक्चुअल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, स्पेशली व्हेन यू आर बीइंग ऑफर्ड ए वेरी कंपेटिटिव रेट, कोई पागल ही होगा, इफ आई रिपीट व्हाट यू, कोई पागल ही होगा कि वो यहाँ आकर इन्वेस्ट करेगा 4, 5, 6, 7% यील्ड के ऊपर। आई डोंट नो हाउ मच द यील्ड इज, बट जो रफली वन कैन गैदर। जी, हमारी डिविडेंड यील्ड आज भी 7 से 8% है। तो जब ये अल्फाज कहे कि जी 15% के मुकाबले में 7-8% नहीं लेगा, लेकिन अगर वो ये सोचना लग जाए कि इस वक्त शेयर की वैल्यू क्या है, इस वक्त कंपनी की वैल्यू क्या है, इस वक्त पी रेशो क्या है, तो कोई वजह नहीं कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो तो हमें जो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली 28-30% मार्केट का अपसर्ज सालाना मिलता रहा है, हमने एक साल में देखा 30% मार्केट अगर नीचे आई है जी, तो 30% क्या 50-60% मार्केट ऊपर भी जा सकती है। हमने 54,000 पॉइंट का जो है वो अपसर्ज देखा था, और आज अगर हम 28-29,000 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मार्केट में गुंजाइश तो देख लें कितनी है। देखिए, मार्केट तो फंडामेंटली तब भी स्ट्रांग थी ना, जब 4,700 के आसपास मार्केट गई थी। मार्केट कंपनीज की परफॉर्मेंस एक दिन में ख़राब नहीं हुई थी, ये आप भी जानते हैं। देखिए, एक दिन में कभी ख़राब नहीं होती ये स्टॉक मार्केट। अगर आप डे बायर हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद आप गलती पर हैं, आप उस मार्केट में ना जाएं। लेकिन अगर आप आराम से बैठकर उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई मार्केट नहीं है आज के जो पोजीशन है। आज म्यूचुअल फंड अगर माल बेच रहे थे कल तक, और इसके मुकाबले में जो बायर था वो ज़्यादातर फॉरेनर था, तो इसका क्या मतलब है? वो इस मार्केट को वॉच कर रहा था, वो इस मार्केट को देख रहा था कि इसमें कितनी डेप्थ अब आ गई है इन रेट्स के ऊपर, कि जहां 100 रुपये का शेयर 20 रुपये का मिल रहा है। मैं समझता हूं कि शायद इससे ज़्यादा लुक्रेटिव मार्केट जो है वो नहीं नजर आएगी। फॉरेन इन्वेस्टर के तो फिर बहुत सारे देखें फैक्टर्स आ जाते हैं ना, जिसने अरबों रुपए कमाने होते हैं, और अरबों रुपए क्या अरबों डॉलरों की हमारी स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन है। मे बी वी नॉट मे नॉट बी एशियाज़ बिगेस्ट, बट मेरी बात को मुकम्मल करने दें। हमारी 104 बिलियन डॉलर की मार्केट थी, जो अब आ रहे कि 38 बिलियन डॉलर पे आ गई जी। अब 38 बिलियन डॉलर पे आने के बाद 104 बिलियन तो एक ख्वाब नज़र आता है, लेकिन जब 104 पे पहुंच सकती है तो दोबारा भी उसके जाने के चांसेस है। 104 पर पहुंचकर कोई खुदा न खास्ता कंपनियां जो हैं वो बैकअप नहीं चलेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मैं तो हर जगह बाग दहल ये कहता हूँ कि जो बजट बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है। आज इस मार्केट में जब आप बजट की आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज़ को या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को गर्क कर दिया गया है। पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई हैं कि स्मॉल एंड मीडियम साइज ख़त्म हो जाए, लार्ज स्केल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। आज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट में भी जो है वो 2-2.5% पे जो है वो लॉन्ग टर्म लोन मिल जाता है कि वो मॉडर्नाइजेशन करे, मशीनरी लेकर आए। मेरा जैसा नया आदमी अगर मार्केट में जाता है और कहता है कि मुझे भी 2-2.5% पे लोन दे दो, तो मुझे कौन देगा? वो कहेंगे कि जी आपकी क्या परफॉर्मेंस है पीछे। तो ये क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री को जो है वो सूट करता है। फिर SRO 1125 की बात आई तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले जो हैं वो लोकल मार्केट में भी प्ले करते हैं, वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी प्ले करते हैं। वही उनके एडवांटेज में वो SRO जाता है कि उनको तो दोबारा गवर्नमेंट को पैसे देने होते हैं, उनको वापस नहीं लेने होते। लेकिन हमारे जैसा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाला स्मॉल एक्सपोर्टर जो है उसको उससे गवर्नमेंट से रिफंड लेने जाना होता है। तो हमारा तो कैपिटलाइजेशन जो है वो भी कम हो गया, हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो भी कम रह गया।
हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट को से पैसे मांगने की भी रह जाएंगे। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वाला है उसका वर्किंग कैपिटल भी कम हुआ, 15-20 दिन जो है वो गवर्नमेंट का सेल टैक्स अपने पास रखेगा और फिर गवर्नमेंट को पे करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात की कमबाजी करती हैं। तो जहाँ मैं कह रहा हूँ कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बेनिफिट में हैं और वही जो है वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके पास एक बहुत बड़ा कुशन मौजूद है, उनकी तरक्की के बहुत बड़े ज़राए मौजूद हैं और वो आगे चलेंगे। लेकिन फिर मैं एक बात और कहता हूँ, जब हम बजट की बात करते हैं, जब हम उनको देखते हैं कि वो तरक्की करेंगे और हमारे स्मॉल और मीडियम साइज़ जो प्लेयर हैं वो मार्केट से वाइप ऑफ हो जाएंगे, तो फिर वो भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं गूगली बॉल मेरी बात पूरी सुनिए। डायरेक्टर साहब जरा गूगली बॉल एक रिसीव कर लें, बात आपके ऊपर। वो चाइनीज का नोट है, आपने तो उसके आसरे दिए हुए थे भाई। हमारा गूगली बॉल हमारी ये है कि आप बताएं कि आपने मार्केट चाइनीज को दी, मतलब और देने के बाद यही चीज थी ना कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, यही बात किए थे ना, स्ट्रेंथ आएगी और जो स्ट्रेंथ लैक करती थी, सर यही होगा ना लॉजिक, वरना पिछले सिस्टम चल रहा था ना जी। पिछले सिस्टम में भी स्टॉक मार्केट ऊपर गई है ना सर, ऐसे तो नहीं हो गया पिछले सिस्टम में नहीं गई, बिल्कुल गई। पिछले सिस्टम में स्टॉक मार्केट ऊपर गई, आपने चाइनीज को दे दिया ये कह के रिलेटिव स्ट्रेंथ आएगी मार्केट के अंदर, जो टर्मिनोलॉजी यूज किया करते थे। कहाँ है, किधर है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। चाइनीज़ ने ये पूरा साल जो निकाला है वो मार्केट को वॉश करते हुए निकाला है। चाइनीज़ ने बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में रखी हुई हैं, हम तो बोर्ड पे उनके साथ बैठते हैं, उनके अज़ाइम हैं, वो मार्केट की बेहतरी चाहते हैं। मुझे बताएं रिवैम्प करने के लिए कितने अरब डॉलर खर्च किए उन्होंने? भाई 104 बिलियन की कैपिटल मार्केट है, जब खरीदी गई थी तब वन ऑफ दी मतलब अच्छी मार्केट तस्वर की जाती थी। सही कह रहा हूँ गलत? मतलब उसके बाद तो ग्लोबल पूरा प्रॉब्लम आया और चाइना में भी प्रॉब्लम आया। इसके ऊपर कितने अरब डॉलर खर्च किए इसको बिल्ड करने के लिए? कह रहे बुक बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग बातें हुआ करती। देखिए ये एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक लिमिटेड कंपनी है जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर्स चाइनीज ने खरीदे हैं और उस पहले गारंटी थी, सुने उस शेयर्स के खरीदने में जो उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा वो इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, कर दिया। उन्होंने जनरल पब्लिक से या जो ट्रैक होल्डर्स थे उससे जो है वो शेयर्स खरीद लिए। अब इसके बाद उनका काम ये था कि उस मार्केट को जो है वो उस कंपनी को, अब मार्केट की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका इंटरेस्ट मार्केट में नहीं है, उनका इंटरेस्ट कंपनी में है। नाउ दिस इज एन एंटिटी है कि इन्होंने कंपनी खरीदी, उन्होंने मार्केट नहीं खरीदी, ठीक है। तो जब कंपनी खरीदी है तो उस कंपनी को किस बेहतर अंदाज में चलाना वो उनकी एक्सपर्टीज आनी थी, जिसके लिए मैं अब आता हूँ, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ लेकर आए हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि शुरू में उनकी पेस बहुत स्लो रही है, उस मार्केट को, इस कंपनी को वॉच करते रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इस कंपनी को अच्छी तरह वॉच कर लिया है। 5-7 ऐसे चेंजेस हैं जो इस कंपनी में लाना चाहते हैं ताकि उसको लाकर इस कंपनी को जो है वो बेहतर बनाए। हम हमेशा इस बात को गलत रंग में ले आते हैं कि चाइनीज़ ने मार्केट खरीद ली है। चाइनीज़ ने मार्केट नहीं खरीदी, ठीक है, चाइनीज़ ने कंपनी PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज एन एंटिटी खरीदी है। सर देखो मैं थोड़ा जट किस्म का आदमी हूँ जी, मैं तो वो जो वादे कस्में जो किए थे PTI वालों ने उस पर उनसे पूछता हूँ, तो जो कस्में वादे इनको बेचने से पहले हुए थे ज़रा उस पर जवाब दे दे। ऑटोमेशन किस हद तक चेंज हो गई, लेवरेज प्रोडक्ट, न्यू फाइनेंसिंग किस तरह से हुई, मतलब फाइनेंसिंग फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल। मुझे आप ये बता दें कि फर्दर लिस्टिंग्स और क्रॉस लिस्टिंग्स में कितना काम हुआ, न्यू लिस्टिंग कितनी आई। सर कोई पैरामीटर तो है ना परफॉर्मेंस का आपके, आप बोर्ड में बैठते हैं। जी बिल्कुल, मैं उस पर आता हूँ। हाँ, देखिए ये 5-7 चीज़ें आपने कही हैं। हाँ, आपने न्यू प्रोडक्ट्स की भी बात की है, आपने जो है वो नई लिस्टिंग की भी बात की है, नए पैरामीटर्स की बात की है। स्टॉक एक्सचेंज एज अ बोर्ड, एज अ कंपनी, उन्होंने इन 5 एस्पेक्ट्स पे जो है ना, सेक्टर्स पे बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको कह रहा हूँ सारी चीज़ें जो हैं वो जाकर SECP में रुकी हुई हैं। SECP में 3 दफ़ा चेंजेस हुई हैं। अब तो नया बंदा आ गया ना जी, 3-4, ये चौथी चेंज है। पहले जफ़र साहब थे, इसके बाद फिर शौकत साहब आए, फिर फ़ारूक साहब आए और अब आमिर साहब आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एज अ कंपनी जब तक कोई रूल्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, जब तक उसका अप्रूवल SECP से ना मिले। SECP के अप्रूवल खदशात होंगे ना सर, यू हैव बीन वर्किंग क्लोजली विद SECP। बिल्कुल बिल्कुल खदशात होते हैं कि नहीं, आप ये बताएं। देखिए खदशात अपनी जगह पर हैं, खदशात अपनी जगह पर हैं, लेकिन जहां हमने फास्ट ट्रैक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो फास्ट ट्रैक पर ही उनको लेके जाना था। अनफॉर्चुनेटली SECP की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिली
कि जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज एज अ कंपनी प्रॉस्पर कर सकता था। देखिए, हम नई प्रोडक्ट्स भी ला सकते थे, नए डेरिवेटिव्स भी ला सकते थे, इसके बाद जो है वो लिस्टिंग में आसानियाँ पैदा कर सकते थे। बहुत सारे प्रपोजल जो हैं वो गए हुए वहाँ पर, लेकिन वो प्रपोजल जो है, मैं आज बबांग दहल कह रहा हूँ कि वो एक्सेप्ट होकर नहीं आए अभी तक। उस पर डेलिब्रेशन चलती रहती हैं, यानी काम हुआ है। जी बिल्कुल काम हुआ है। अगर ये सारे काम हो जाएं तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज अ कंपनी भी और एज अ मार्केट भी जो है वो उसको ग्रो कर जाए। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। ये बात तो जो आपने की है ये तो मेरे लिए हैरानकुन है, क्योंकि मैं तो यही अज्यूम कर रहा था कि कोई खास पेशरफ्त नहीं होगी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर काम हुआ तो रेगुलेटर को भी देखना चाहिए। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। सरमायाकार परेशान तो हैं, लेकिन अपनी परेशानी छुपा भी नहीं सक रहे। बात यह है कि उम्मीदें वाबस्ता कर दी गई। कुछ लोग कहते थे स्टॉक एक्सचेंज बढ़ेगा, इसका ताल्लुक हुब्बुल वतनी से है। मैंने सोचा अमेरिका में तो फिर सारे लोग जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के दुश्मन होंगे या अपने मुल्क के दुश्मन होंगे, क्योंकि वहाँ तो स्टॉक मार्केट हर चंद साल के बाद गिर भी जाती है और सारे एनालिस्ट इसके बारे में बोलते भी हैं। फिर उसके बाद उनकी मार्केट बाउंस बैक भी करती है और उनकी मार्केट रिकॉर्ड भी बनाती है। जैसे इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब के सदर बनने के बाद मार्केट ने नए नए रिकॉर्ड बनाए। अब उनके यहाँ हर अखबार के अंदर अहमद चुनाई साहब ये लिखा आ रहा है कि रिसेशन जो है मुमकिन तौर पर हो सकती है। मैंने सुबह बीबीसी लगाया तो गालिबन उसके ऊपर भी या CNN पर गालिबन इटली के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी। तो फिर इटली के लोग तो फिर अपनी मईशत के दुश्मन हैं, अपने मुल्क के दुश्मन हैं कि वो हकीकत बता रहे हैं। क्या अपने मुल्क की मईशत के बारे में सच बोलना मुल्क से दुश्मनी है? मैं तो हैरान हूँ इस बात पर, हमारे लोगों की कमअक्ली पर हैरान हूँ। भाई अगर है तो उसको रेक्टिफाई कर लें। अमेरिका में तो रोज़ ये बात होती है, अमेरिकन इकोनॉमी कैन गो इनटू रिसेशन, पाकिस्तानी इकोनॉमी कैन ऑल्सो गो इनटू रिसेशन। अहमद चुनाई साहब, यू आर नॉट आइसोलेटेड। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही रिसेशन में जा चुकी है, जाएगी क्या? जो हालात आपके सामने मान रहे हैं हम क्या? हाँ, मान उस तरह से नहीं रहे ना। हम ना माने, लेकिन हकायक तो ये बताते हैं ना। दो तीन चीज़ें आपके जहन में हैं। हमारे पास आप इंटरेस्ट रेट देख लें, हमारे पास आप इन्फ्लेशन रेट देख लें कि डबल डिजिट पे चला गया, हमारा GDP ग्रोथ देख लें कि वो 50% नीचे आ गया। और क्या चाहिए इसको इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर? आप बोल रहे हो 5,550 अरब रुपए इकट्ठे करोगे आप, मैं बोल रहा हूँ क्या रिसेशन में इतने इकट्ठे होते हैं क्या? देखिए, आप जुलाई का फिगर देख लें कलेक्शंस का, अगस्त का फिगर कलेक्शन का देख लें। मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा अनरियलिस्टिक टास्क जो है ना वो अपने सर पे लिया हुआ है। और फिर इन सब इस्लाहात के साथ जो हम बजटरी मेजर्स करना चाहते थे, आपने बहुत सारा पैसा मार्केट से बाहर निकाल दिया है। जब आप लोगों को ये हर चीज़ पे ये पूछने जाते हैं कि जी आप ये 50,000 से ऊपर की परचेज़ क्यों कर रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तो मैं समझता हूँ सारी दुनिया में जाके आप परचेज़ कर। कार सेल्स का देखा क्या हाल हुआ आपने? फिगर पड़े, फिगर्स आ गए हैं 80% 50%, 60%, 30%। मुख्तलिफ मॉडल्स के जो है वो कार सेल्स अपना परसेंटेज डाउन सस्टेन कर सकेंगे आप? मुझे ये नहीं कर सकेंगे हम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस 1125 के हटाने से कितनी इंडस्ट्रीज ने जो है वो अपनी प्रोडक्शन आधी कर दी है। इसके बाद और दूसरे सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर्स। अच्छा, इससे इम्पैक्ट कौन होगा? डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक कंज्यूमर। ऑब्वियसली इंटरनेशनल तो देखें, बैंकों से कैश विड्रॉल हो रहा है। हाँ। लोग बैंकों में पैसे रखने को तरजीह नहीं दे रहे हैं, लोग अपने तकियों में गुलाफों में पैसे रख रहे हैं। आपने हम बात की और इसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो मार्केट अब चलाने की बात नहीं हो रही। हम इंडस्ट्री में पैसा डालने की बात नहीं कर रहे। हम इंडस्ट्री में पैसा डालने की वही बात कर रहे हैं कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ बैंकों से कर्जा लें, मशीनें खरीदें और लेकर आएँ। आपकी इम्पोर्ट आपको क्यों कम नज़र आ रही है? पिछले महीने आपको इंपोर्ट क्यों कम नज़र आई? क्या आपने इसकी वजह देखी? इसकी वजह यह है कि 2-3 महीने से जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जुलाई से लेकर जून से लेकर अगस्त तक, अचीवमेंट के तौर पे दिखा रहे हैं भाई लोगों ने। देखें, वो तो आप हर चीज़ को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा सकते हैं। लोगों ने इंपोर्ट्स अपनी बंद की, लोगों ने अपनी इंपोर्ट्स आधी कर दी, रोक दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोकल मार्केट में माल सस्ता मिल रहा है, पहले ये ले लो फिर देखेंगे। ऑब्वियसली फिर लोकल मार्केट में माल तो चाहिए। हमारी जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है। तो जब हम माल मंगवाएंगे और उस वक्त इंपोर्ट का फिगर बढ़ना शुरू होगा, फिर हम क्या करेंगे? तो ये फिगर्स तो अब आगे जाने ही है।
लोगों ने माल मंगवाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बगैर रोटी के तो नहीं रहेंगे ना। नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। और आपने चाहे जितनी ड्यूटीज़ लगा ली, जो कुछ कर लिया, लेकिन लोग इम्पोर्ट की नहीं बंद नहीं WTO करेंगे। रिजीम के अंदर आप कर ही नहीं सकते हो, मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं। मेरे ख्याल से तो ये भी देखिए, हम बंद नहीं कर सकते। हमने बहुत सारी जगहों पे ये कहा है कि लोग अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं, ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। मैं अंडर इन्वॉइसिंग के लिए फिर ये कहता हूँ कि ये आपने हर चीज़ की इंपोर्ट की एक ITP वैल्यू मुकर्रर की हुई है। उस ITP वैल्यू से हम नीचे नहीं जा सकते, तो लोग ITP वैल्यू पे मंगवाते हैं। उस ITP वैल्यू पे अगर मंगवाते हैं और ITP वैल्यू आप समझते हो कि रियलिस्टिक फिगर नहीं है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ FBR पर की आपसे जिम्मेदारी है। इजाज़त लूँगा कि अकील करीम डैडी साहब जो हैं वो हमें शामिल कर रहे हैं बजरिया टेलीफोन लाइन। वेलकम करता हूँ सर आपको अकील करीम डैडी साहब। जी, अकील करीम डैडी साहब, अब मुझे बताएं, पहले तो बड़ा कॉन्फिडेंस था इनके ऊपर, अब भी उतना ही कॉन्फिडेंस है या कुछ कम तो हुआ होगा या हो जाना चाहिए? देखें, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। मुश्किल वक्त था, मुश्किल वक्त से हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जो कि इनको लानी चाहिए। अदरवाइज इकोनॉमी सेक्टर पे काफ़ी काम हो रहा है, चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही हैं। मुल्क जिस मुश्किलात में था उससे निकल रहा है, और मुझे तो अभी भी मैं यही समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी है। हर आदमी वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, लोकल इन्वेस्टर हो। गवर्नमेंट इस वक्त फोकस है, काम करने में लगी हुई है। कश्मीर इशू आया हुआ है, वो उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आए, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद भी दिन ब दिन एक्टिविटीज में बेहतरी आ रही है। अकील साहब, थोड़ी नज़र रखिएगा, अपने हरीफों पे भी नज़र रखिएगा, वो भी हुकूमत के कुछ करीब करीब हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हैं, लेकिन असरात ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बंदे को मतलब इस बारे में भी सोचना चाहिए। आप अभी भी कह रहे हैं मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, कोई बंदा अगर मुल्क के इंटरेस्ट में काम करता है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो हमारा भी हरीफ नहीं है। हमें हर वो आदमी एक्सेप्टेबल है जो मुल्क के लिए काम करे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो। ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं ये सुन के बड़ा खुश हुआ हूँ, ये बात मस्बत बात की आपने। अकील करीम डैडी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं अहमद चुनाय साहब के साथ बात कर रहा था, इन्होंने इकोनॉमी की एक ग्लूमी पिक्चर पेश की है, और टू बी वेरी फ्रैंक वो ज़्यादा डाइजेस्टिबल है क्योंकि अवाम इस वक्त परेशान है थोड़े। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि उनको कोई ना कोई हौसला देने के लिए भी आपको बात करनी चाहिए। कॉन्क्रीट बात करें, इस गवर्नमेंट ने अभी तक क्या अचीव क्या किया है, मतलब कॉन्क्रीट अचीवमेंट क्या है इनकी? अहमद का कंसर्न अपनी जगह ठीक है, मैं ये नहीं कहता वो गलत कह रहे, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे हालात इतने अच्छे पहले जब ये आए थे तब भी अच्छे नहीं थे। मैं आज ये देख रहा हूँ कि आपका रुपये अंडर वैल्यू है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं आपका देखता हूँ कि आपका इन्फ्लेशन हायर साइड पे आ चुका है, इन्फ्लेशन में अब नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूँ इंटरेस्ट रेट अब गिरेंगे, बढ़ेंगे नहीं। मैं देख रहा हूँ इंपोर्ट आपकी कम हुई है, ट्रेड डेफिसिट आपका कम हुआ है, करंट अकाउंट आपका बेहतर हुआ है, रेमिटेंस आपकी बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट आपकी कंफर्टेबल है, इंपोर्ट आपकी नीचे है। तो कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है। हाँ, जो FBR के इशू हैं वो अपनी जगह पे हैं, और उसको मैं समझता हूँ सबर लोगों के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कमेटियां बनी हुई है, काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें हल होंगी जब आप टेबल पे बैठेंगे, और अब लोग टेबल पे बैठ रहे हैं, कोई हड़ताल की तरफ नहीं जा रहा, कोई झगड़ा फसाद की तरफ नहीं जा रहा। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बुरे नहीं है। हम इक्विटी मार्केट को भी देख रहे हैं, उसने भी संभाला लिया है। उसी तरह हम देख रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बातें होनी शुरू हुई है। CPEC के सेकंड फेज में हम जा रहे हैं। पावर हमारे पास सरप्लस है, एक्सपेंशन में हमें प्रॉब्लम नहीं है। IPP के ऊपर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है, मिसयूज को खत्म किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी हमारे ऊपर बढ़ गई, हमारे ऊपर गैस की प्राइस बढ़ गई,
इसके इम्पैक्ट भी आएंगे नेगेटिव, ये अपनी जगह पे इन्फ्लेशन आ चुका है और अब आने वाले टाइम में ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर कोई मिसयूज हो रहा है और गवर्नमेंट उसको रोक रही है तो अच्छा साइन है। तो मैं सिर्फ आपको जो बता रहा हूँ सारे फिगर्स के साथ बता रहा हूँ, इसमें एक भी फिगर इंशाअल्लाह ताला गलत नहीं है जो मैंने जितनी बातें की हैं। अब ये है कि पब्लिक जाहिर बात है कि टैक्स से डरी हुई थी, पब्लिक रियल एस्टेट में डरी हुई थी, अब आपकी वैल्यूएशन का भी मसला हल तलब हो गया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की भी मानी है, कुछ अपनी मनवाई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें जब हल हो जाती है ना तो इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पॉजिटिव आता है। आज हम थोड़े से मुश्किल में हैं। एक सेक्टर जो है हाउसिंग सेक्टर वो स्लो है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर प्रपोजल मांगे, रियल एस्टेट के ऊपर गवर्नमेंट ने प्रपोजल मांगे, गवर्नमेंट इसको भी हल करना चाहती है। पाकिस्तान हाउसिंग की बुनियाद पड़ गई है, इसके ऊपर काम शुरू होने जा रहा है। सीपेक के जो इकोनॉमिक जोन है इसके ऊपर काम शुरू होने जा रहा है। ग्वादर का मास्टर प्लान आ गया है, उस पर काम शुरू हो रहा है। कोई शक नहीं है कि पीछे हमारे को काफी मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन चीजें बेहतर हो रही है। कश्मीर वकील के साहब ऊपर आपने तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर दिया है। मुझे तो लग रहा है हम दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क में रह रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने एक पर्सपेक्टिव पेश किया है जिससे कम से कम हौसला बढ़ा होगा इस वक्त सर। अल्लाह बेहतर करेगा। देखें, हमने इस मुल्क को ठीक करना है, कोई ऊपर से नहीं आएगा। तो हमें अपनी चीजें जो अच्छी हैं वो भी बतानी चाहिए, जो बुरी है मैंने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हम तो चाहते हैं वहां भी बेहतरी होनी चाहिए। ये बात आपने बड़ी अहम की है। ऊपर से तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ साथ तब्दीलियां रोनुमा होती रहें। अकील करीम डेडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। अहमद चुनाई साहब, आपने भी बड़े वैल्यूबल कमेंट से हमें आगाह किया। रियलिस्टिक व्यू एक हमारे सामने पैदा करने की हमने कोशिश की। वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।